तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर की आपकी क्लास है। बीएड फोर्थ सेम की क्लास है और इसमें हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का ए, जिसमें कि हम लोग गाइडेंस का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स जान चुके हैं। गाइडेंस की नीड भी हम लोग कुछ अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ चुके हैं, उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम निर्देशन की आवश्यकता पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हमने शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता को पढ़ा था। शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता कहाँ-कहाँ हमने पढ़ा था कि व्यक्तिक विभिन्नता के अनुरूप कैसे शिक्षा का विकास कर पाएँ, और छात्र अगर असंतोष हो जाते हैं तो उनके असंतोष का जो कारण है उसको कैसे दूर कर पाएँ, और जो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या है उसको कैसे समाधान कर पाएँ। फिर इसके बाद था सार्थक पाठ्यक्रम के चयन में सहायक होता है निर्देशन, और उसके बाद था शैक्षिक उपलब्धि का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक था। इसके बाद दोस्तों हम पढ़े थे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, यानी सामाजिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता, गाइडेंस की आवश्यकता कहाँ-कहाँ पड़ती है। तो इसमें था समुचित स्थानापन्न का महत्व, महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और इसके बाद परिवार की जो बदलती परिस्थितियां हैं उनको ठीक करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण निर्देशन की आवश्यकता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता हमने इसमें पढ़ा। मानवीय संसाधनों का पूरी तरीके से कैसे उपयोग किया जाए उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। आज हमारे मूल्य भी बदल रहे हैं, तो परिवर्तित सामाजिक मूल्यों से जो प्रभाव पड़ रहा है समाज में उसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। अवकाश यानी छुट्टियों का अच्छे से उपयोग कर पाएँ, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नगरीकरण की समस्या को रोकने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ निर्देशन की आवश्यकता है, या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता कब पड़ती है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यदि हमें विकास करना है तो हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार यदि हमें किसी व्यक्ति का विकास करना है तो भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद आपका संवेगात्मक संतुलन को यदि बनाए रखना है तो भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा पॉइंट क्या था, अगर परिवार, विद्यालय, समाज में कुशल समायोजन कराना है किसी व्यक्ति को तो भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता कब पड़ती है, या कह लीजिए व्यवसाय के क्षेत्र में निर्देशन, गाइडेंस की आवश्यकता कब पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला क्या था कि यदि व्यवसाय के चयन में हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम कौन सा व्यवसाय करें, ये जानने के लिए, समझने के लिए हम निर्देशन लेने जाते हैं। किसी व्यवसाय में हम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे से उसमें कुशल होना चाहते हैं तो हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कोई नवीन व्यवसाय हम करना चाहते हैं तो भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा ये है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता कब, कहाँ और कैसे पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट की प्रॉपर वे में क्लासेस पूरा चारों यूनिट की देखने को मिल जाएंगी। अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल के पीडीएफ को लेना चाहते हैं, चारों यूनिट का जो पीडीएफ है, चारों यूनिट के पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके कुछ मिनिमम पेमेंट
पे करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक पेपर के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप दोनों पेपर के पीडीएफ लेना चाहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट और गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल वाला, तो आपको 200 रुपये पेमेंट पे करना होगा। उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या है, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन सुविधाओं को प्रदान किया जाना जितना आवश्यक है, उतना ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भी निर्देशन का महत्व है। क्या कह रहा है कि देखिए, अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि हम निर्देशन का प्रयोग शैक्षिक क्षेत्र में भी करते हैं, निर्देशन का प्रयोग हम सामाजिक क्षेत्र में भी करते हैं, निर्देशन का प्रयोग हम मनोविज्ञान के भी क्षेत्र में करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से हम शैक्षिक, सामाजिक और मनोविज्ञान के क्षेत्र में निर्देशन को प्रयोग करते हैं या निर्देशन का उपयोग किया जाता है, उतना ही जरूरी है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्देशन का प्रयोग किया जाए। और क्यों किया जाए? ताकि जो राजनीतिक स्वरूप हमारे देश का निर्माण हो रहा है या हमारे देश में जो राजनीतिक ढांचा तैयार हो रहा है वो सकारात्मक हो, प्रभावी हो, ऊर्जावान हो और अच्छा हो। हमारे देश का ऐसा राजनीतिक माहौल हो कि जिससे हर नागरिक प्रेरणा ले सके, नागरिकों को अच्छी दिशा मिले आगे बढ़ने के लिए, अच्छी सोच मिले और उनको एक मतलब कि सकारात्मक उन पर प्रभाव पड़े अपने देश की राजनीति का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो राजनीतिक माहौल है और जो राजनीतिक क्रियाकलाप हो रही हैं, अगर उसका सकारात्मक प्रभाव हम अपने देश की जनता पे छोड़ना चाहते हैं, अपने देश में छोड़ना चाहते हैं, तो हमें राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने राजनीति को कैसे अच्छा बना पाएँ। तो देखिए इसमें क्या है, मैं अभी आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगा। देश की राजनीति का समाज के प्रायः प्रत्येक के क्षेत्र पर किसी न किसी रूप से प्रभाव अवश्य होता है। अतः इस प्रभाव को सकारात्मक बनाने हेतु राजनीति के क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता है। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा देश है और उसकी जो राजनीति है, उसका जो प्रभाव है समाज के हर पक्ष में, समाज के हर क्षेत्र में देखने को हमको मिल जाता है। जैसे आज हमारा भारत जो है 10 साल से हमारे यहाँ मोदी जी की गवर्नमेंट है और उनकी गवर्नमेंट होने के चलते आज धर्म को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हमारे समाज का जितने भी क्षेत्र हैं हमारे समाज के, वहाँ पे धार्मिक चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, उनको वैल्यू दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो राजनीति का केंद्र है उसी का प्रभाव आज समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर इस प्रभाव को हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें निर्देशन की आवश्यकता होगी। अब ये बताइए कि जो देश मतलब कि जिस देश के आधे से अधिक फैसले या आधे से अधिक एक्टिविटीज धर्म से कंट्रोल होते हों, किसी पंथ या किसी संप्रदाय से कंट्रोल होते हों, तो वो देश प्रगति कभी नहीं कर सकता, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। अगर देश को अच्छे से चलाना है, देश को निष्पक्ष रूप से मतलब आगे बढ़ाना है, तो हमें संविधान को आगे रखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखना होता है। तो लोगों को यहाँ पे निर्देशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या निर्देशन करने की आवश्यकता पड़ेगी? कि धर्म बाद में, संविधान पहले। ये चीज़ हमको उनको सिखाना होगा और ये सिखाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। तभी जो हमारे देश में नकारात्मक राजनीति हो रही है उसको हम बदल कर सकारात्मक राजनीति में ला सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारे देश का राजनीति कैसा होने लगता है? गंदा होने लगता है। हमारे देश का राजनीति तुच्छ होने लगता है। हमारे देश की जो राजनीति है वो कमज़ोर होने लगती है। हमारे देश के राजनीति में एक अलग प्रकार का संकल्प, अलग प्रकार का सोच, अलग प्रकार की नीयत नीति कुछ भी नहीं दिखती है। आप देखे होंगे कि हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था 2020 में। और किसान आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि 3 काले कृषि के कानून हमारे जो अभी हमारा गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनके द्वारा लाया गया था।
तो जनता क्या किया कि एक बड़े लेवल पे आंदोलन किया, कई साल आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस कर लिया, और वापस ले लिया। तो फिर जो आंदोलन था वो शांत हो गया और देश का जो माहौल था, राजनीतिक माहौल, वो थोड़ा सकारात्मक हो गया। किसानों में थोड़ी सी संतुष्टि देखने को मिली। तो किसान आंदोलन कैसे हुआ? किसान आंदोलन करने के लिए निर्देशन की तो आवश्यकता पड़ी। सब आपस में चर्चा किए होंगे, डिस्कशन किए होंगे कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, जो 3 काले कृषि के कानून हैं ये किसानों को प्रगति नहीं करने देंगे, तो चलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। और जब वो आंदोलन किए तो अपनी एक मांग रखे, किसके सामने? अपने सरकार के सामने। वो मांग क्या रखे कि ये जो 3 काले कृषि के कानून आप लाए हैं इसको वापस ले लीजिए, और उसको वापस लेने का वो कारण भी बताए कि इसके चलते कैसे किसान प्रगति नहीं कर सकते। तो वो क्या किए, एक प्रकार से सरकार को निर्देशन करने का काम किए, और जब सरकार को वो निर्देशन करने का काम किए तो सरकार वो 3 कृषि के काले कानून को वापस ले ली, और देश का जो राजनीतिक माहौल था वो सकारात्मक हो गया और थोड़ा शांति पूर्वक माहौल देश में बन गया। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2014 का दिन ऐसा दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था, और इसका उद्देश्य ये था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे भारत की 125 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, उनको हम ये सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आसपास के जगहों को, अपने नगर को, अपने मोहल्ले को साफ रखें, ताकि जो बीमारियां हैं वो आपसे कोसों दूर रहें। और जब बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और लोगों का जो जीवन स्तर होगा वो भी सुधरेगा। तो इसका जो विजन था बहुत बड़ा था, ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक अभियान था। तो जब हमारे देश में ऐसी अभियान लाए जाते हैं, इस प्रकार के सकारात्मक योजनाएं लाई जाती हैं, तो हमारे देश का माहौल भी कैसा होता है? हमारे देश का माहौल भी सकारात्मक और अच्छा होता है। तो यही कहा जा रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर हम समय समय पर अच्छे तरीके से निर्देशन करते हैं तो हमारे देश का राजनीति भी कैसा बनता है? सकारात्मक बनता है। और जब हमारे देश का राजनीति सकारात्मक बनता है तो जो हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली है वो भी अच्छी होगी। जब उनकी जीवन शैली अच्छी होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक स्तर है, इकोनॉमिक लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए राजनीति के क्षेत्र में क्या निर्देशन की आवश्यकता है। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट ने लोगों को क्या करने का काम किया? निर्देशित करने का ही तो काम किया कि जो आपके आसपास का स्पेस है उसको आप साफ रखिए। उसको साफ रखने के से जो परिणाम होगा वो परिणाम ये होगा कि आपसे बीमारियां कोसों दूर रहेंगी, और जब बीमारियां कोसों दूर रहेंगी तो आपका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, और जीवन स्तर के सुधरने से हमारा देश भी सुधरेगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी, तमाम फायदे होंगे। तो निर्देशन की आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में गंदगी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इस प्रकार का योजना लाया गया राजनीति के द्वारा। अब देखिए आगे क्या है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि दिल्ली में सरकारी विद्यालयों को आदर्श बनाना। दिल्ली में एक ऐसा समय आया जब कांग्रेस की सरकार हट गई और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई, और उनकी सरकार आते ही क्या हुआ कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल थे, जो सरकारी स्कूल थे, उसमें उन्होंने परिवर्तन करना चाहा। जो पहले से टीचर पढ़ा रहे थे उनको अचानक वो ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं, और जब विदेश से वे ट्रेनिंग करके आते हैं तो सरकारी स्कूलों का ऐसा स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूल भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाती है, सारे प्रैक्टिकल थ्योरी की क्लासेस अच्छे से चलती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल मॉडल बन जाते हैं पूरे देश के लिए। तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे वो पूरे जो हमारे देश में टोटल 36 स्टेट हैं केंद्र शासित, और ऐसे स्टेट मिला के, तो उनको ये क्या करा, निर्देशन करने का काम किया कि आप भी चाहें तो दिल्ली में जैसे स्कूल हैं वैसे अपने प्रदेश में भी आप स्कूल बना सकते हैं। सरकारी स्कूलों से भी छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है अगर सरकार चाहे तो यही कहा जा रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसी से एक संदेश जाता है पूरे देश में, और वो संदेश ही निर्देशन करने का काम करता है।
अब राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन कोई किसी को दे सकता है, कभी जनता सरकार को निर्देशन करने का काम करती है, कभी सरकार जनता को निर्देशन करने का काम करती है। किसान आंदोलन के द्वारा क्या हुआ, जनता सरकार को निर्देशन करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा क्या हुआ, सरकार ने जनता को निर्देशित करने का काम किया। और दिल्ली में सरकारी स्कूलों को मॉडल बना के अरविंद केजरीवाल ने जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट थी, उनको निर्देशित करने का काम किया, उनको मार्गदर्शन करने का काम किया कि भाई अगर आप भी चाहें तो अपने प्रदेश में अच्छे स्कूलों का विकास कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 2023 का समय आया और आपने देखा होगा कि मणिपुर में हिंसा की घटना हुई। जब मणिपुर में ये हिंसा की घटना मैतेई कुकी जनजाति को लेकर हुई, उनकी मांग थी कि एसटी का दर्जा कुकी की तरह मिले। जो मैतेई जनजाति थी उनकी मांग थी कि उनको भी एसटी का दर्जा जैसे कुकी जनजाति को मिला है वैसे मैतेई जनजाति को भी मिले। इसके लिए मणिपुर में हिंसा हुई और जब मणिपुर में हिंसा हुई तो इसका इतना नकारात्मक देश पर प्रभाव पड़ा कि हमारे देश का जो राजनीतिक माहौल था वो पूरा बिगड़ गया, असंतुलित हो गया। 175 लोगों की मृत्यु हुई, 1108 लोग घायल हुए, 32 लोग लापता हुए। 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई और ये हिंसा लगातार 4 महीने तक चली। जातीय संघर्ष हुए मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 20 जुलाई 2003 का ऐसा दिन था कि एक महिला को, एक स्त्री को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो जब सोचिए ऐसी स्थिति हमारे देश में, देश के किसी प्रदेश में जब क्रिएट हो जाएगी तो हमारे देश का राजनीतिक माहौल गंदा होगा और जब हमारे देश का राजनीतिक माहौल गंदा होगा तो हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उन पर भी यही प्रभाव जाएगा। आज मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, कल को यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम प्रदेशों में घुमाया जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना न हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जाना होगा, वहाँ पे रोकथाम के उपाय करने होंगे और कई अभियान, कई योजना चलाने होंगे और लोगों को समझाना होगा कि हिंसा से कुछ नहीं होता। उनकी जो प्रॉपर मांग है उसको पूरा करना होगा, दोनों के बीच समझौता कराना होगा, तब जाके देश में एक सकारात्मक राजनीतिक संदेश जाएगा कि अगर देश में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है एंड हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती हैं तो वो राजनीति के क्षेत्र में समय पर उचित निर्देशन न मिलने के कारण ही होती है। जैसे इस दंगा की शुरुआत ही जब हुई तो गवर्नमेंट यदि वहां जाके इसका जायजा ले लेता, इनकी क्या मांग थी उसको देख लेता तो एक बार ही हिंसा होती, दोबारा नहीं होती। लेकिन 4 महीने तक लगातार हिंसा क्यों हुई? क्योंकि वहां पे सरकार जाके उनको निर्देशन ही नहीं किया, उनको समझाया ही नहीं कि आप क्यों लड़ रहे हैं, आपकी क्या मांग है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई चीज़ ही नहीं की गई। तो इसलिए राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं न हों। ये मणिपुर का आपका ऐसा हिंसा था कि 1700 घर और कई वाहन इसमें जला दिए गए थे 5 मई के दिन को। तो यानी सबसे बड़ा घटना था, इसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। एक शायद ये अंतिम उदाहरण है आपको ये समझने का कि राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है। अगर राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन को न लाया जाए, निर्देशन न दिया जाए तो हमारा देश बिखर सकता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो देश को खाई के ओर या देश को प्रगति करने से रोक सकती हैं। आपने देखा होगा अभी हाल के ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की गई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 7 सितंबर 2022 30 जनवरी 2023 तक किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तानाशाही, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक वैमनस्यता, सांप्रदायिकता, महंगाई के खिलाफ आवाज़ सशक्त करेंगे। तो देखिए ये एक इस प्रकार का मूवमेंट था, इस प्रकार का एक एक्टिविटी था कि इसमें लोगों को बेरोजगारी जो जनमानस में बेरोजगारी है, नफरत है, तानाशाही है, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक वैमनस्यता है, सांप्रदायिकता है, महंगाई है,
उसके संदर्भ में लोगों को निर्देशित करना था, सरकार को भी निर्देशित करना था, क्योंकि जब हम इस यात्रा में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकार तक भी मैसेज जाएगा, तो उनको भी गाइडेंस हम करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग असंतोष हो गए हैं, जो लोगों को लग रहा है कि अब गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर पाएगा, उनको भी हम क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे कि इस चीज़ को बदला जा सकता है, इसको बदलने के ये तरीके हैं। तो इस यात्रा के द्वारा दोनों को निर्देशित करने का काम किया गया, दोनों को मार्गदर्शित करने का काम किया गया। एक तो जनता को मार्गदर्शित करने का काम किया गया और एक सरकार को भी मार्गदर्शित करने का काम किया गया। सरकार को बताया गया कि अभी भी समय है, इन सब चीज़ों पे आप बात कीजिए, इन सब चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता बहुत ही अत्यधिक है। और राजनीति में निर्देशन कैसे दिया जाता है आपने देख ही लिया कि कोई किसी को दे सकता है, जनता कभी सरकार को देती है, सरकार कभी जनता को देती है, कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है। तो इस प्रकार से निर्देशन देने का काम होता है। भारत जोड़ो यात्रा को कौन किया था, तो ये सब आपका जीके में आ जाएगा, जान लीजिए। राहुल गांधी जी ने इसका लीड किया था और ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अमेठी से ये कई बार सांसद भी रहे थे। वर्तमान सांसद वायनाड, केरल वायनाड से रहे थे। अब हम देखेंगे कुछ बिंदु हमारे पास हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता कब, कहाँ और कैसे पड़ती है। अब प्रॉपर जो आपको एग्जाम में लिखना है वो डेटा आपको मैं दे रहा हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से, तो इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। पहला क्या है, प्रजातंत्र की रक्षा हेतु निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, टू सिक्योर डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो देश है उसमें प्रजातंत्र बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, जनतंत्र बना रहे, ये सारे एक ही नाम हैं, मिलते जुलते हैं। आप चाहते हैं कि आपके देश में राजतंत्र न आए, तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर पढ़िए, प्रजातंत्र की सफलता केवल उसी दशा में संभव है जब प्रत्येक के नागरिक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी हो तथा उन्हें प्राप्त करने तथा वह उनका निर्वाह करने की दिशा में वह सजग एवं सचेष्ट रहे। निर्देशन के माध्यम से इन अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करने तथा इनकी दिशा में समाज को सचेत करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। देखिए बोल क्या रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में इसलिए पड़ती है कि हमें देश में प्रजातंत्र को कायम रखना होता है, लोकतंत्र को, जनतंत्र को कायम रखना होता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में राजतंत्र की प्रथा का फिर से विकास न हो पाए या फिर कोई तानाशाही व्यवस्था लागू न हो पाए। तो ये कैसे होगा, देखिए हमारे जो देश के नागरिक होते हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और क्या कहते हैं कि उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। तो अगर व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार की सही प्रकार से जानकारी न हो तो वो सही एक्टिविटी नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, और जब वो अपने जीवन में सही एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो उससे देश को हानि होगा, जिस समाज में रहता है उस समाज को हानि होगा, और जब समाज और देश को हानि होगा तो फिर हमारा प्रजातंत्र देश में कैसे कायम रहेगा। अगर जिस व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्य, अपने मौलिक अधिकार की जानकारी होगी तो हमारा देश भी प्रगति करेगा और वो व्यक्ति भी प्रगति करेगा। आपको पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 हो गए हैं। 11वें में क्या था आपका कि सभी जो 14 वर्ष मतलब जो बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना क्या अनिवार्य है, उनसे आप कोई मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते, इस तरह का कोई प्रावधान है। तो अगर उसको अपने फंडामेंटल ड्यूटी की जानकारी होगी तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा, और जब वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ अच्छा ही करता है, ये क्योंकि उसको शिक्षा मिल जाती है, सही और गलत में वो डिफरेंस जान पाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं इसमें कि अगर व्यक्तियों को हम सही समय पे निर्देशन के माध्यम से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दे देते हैं तो वो प्रजातंत्र के हित में कार्य करेंगे, प्रजातंत्र के हित में सारी एक्टिविटी करेंगे और देश को लेकर ही अपना कोई भी काम वो करेंगे, देश के बारे में सोच कर ही। तो इससे हमारे देश में क्या रहेगा, प्रजातंत्र कायम रहेगा। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आप देखते हैं कि आपके यहाँ चुनाव आता है और चुनाव में नागरिकों को मत का अधिकार प्राप्त है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है।
और उनको वोट देने का अधिकार इसलिए होता है कि वो वोट के माध्यम से योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। और उनका जो कर्तव्य होता है, तो इस समय हमें नागरिकों के कर्तव्य, जो नागरिकों का कर्तव्य है उसको याद दिलाने की ज़रूरत होती है। अगर जिस नागरिक को पता है कि हमें प्रलोभन नहीं करना है, यानी हमें कोई भी लोभ या लालच नहीं करना है, अपना मत उसे देना है जो योग्य होगा, निष्ठावान होगा, साहचारी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर व्यक्ति को वोट करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर उसको ये जानकारी है अपने कर्तव्य का, तो अगर उसको अपने कर्तव्य का जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ पैसे लेकर गलत आदमी को वोट दे सकता है, कुछ इनाम या कुछ अवार्ड या मतलब कुछ इनाम या फिर कुछ गिफ्ट या फिर कुछ कोई भी चीज़ लेकर वो योग्य प्रतिनिधि के बजाय किसी अयोग्य प्रतिनिधि को वोट दे सकता है। अब अगर वो अयोग्य प्रतिनिधि को जब वोट देगा तो क्या होगा, संसद भवन जो हमारा होता है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, उसमें स्वार्थी व्यक्ति जाएंगे, अयोग्य प्रतिनिधि जाएंगे, और स्वार्थी और अयोग्य प्रतिनिधि की क्या होगी, बहुलता होगी। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को भुलाकर एक अयोग्य व्यक्ति को, एक अयोग्य प्रतिनिधि को वोट दे देगा तो हमारे संसद भवन में अयोग्य प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब हमारे संसद भवन में अयोग्य प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाएगी तो अविवेक, शक्ति, दूरदर्शितापूर्ण नीति देश में लागू होंगे। मतलब देश में ऐसी पॉलिसी आएगी जो मतलब कि अविवेक पर आधारित होगी, वो नीति सही नहीं होगी, क्योंकि जो अयोग्य प्रतिनिधि होगा उसके पास विवेक नहीं होगा, दूरदर्शिता नहीं होगा। बिना दूरदर्शिता और विवेक के आप अच्छी नीति कैसे ला सकते हैं। तो देश में ऐसी नीतियां आएंगी जो देश की प्रगति एवं सुरक्षा में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना में क्या है, 2 तरीके के शहीद बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा, संसद भवन के द्वारा लिए जा सकते हैं जो अविवेक और दूरदर्शितापूर्ण पे आधारित होंगे। तो इसलिए नागरिकों को अपना कर्तव्य याद रखने की ज़रूरत है कि उनको कोई भी प्रलोभन में नहीं आना है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने लगे तो वो देखें कि वो योग्य है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, निस्वार्थ है कि नहीं, राष्ट्रभक्त है कि नहीं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो वोट करेंगे। और उनके जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, उन अधिकारों की वो मांग के लिए कैसे लड़ सकते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्ति को देते हैं। और जब उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना आ जाता है तो हमारे देश में प्रजातंत्र कायम रहता है, जनतंत्र कायम होता है। तो इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि प्रजातंत्र को हम बनाए रख सकें, डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व है उसको हम भंग न होने दें। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है देश की रक्षा हेतु आवश्यकता। यदि हम चाहते हैं कि देश की जो रक्षा है उस पर कोई खतरा ना हो, हमारा देश कई बॉर्डरों से जुड़ता है, कई देश के बॉर्डरों से जुड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ता है और भी कई देशों के बॉर्डर से जुड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, उस पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो, और आक्रमण हो भी तो उसको हम लोग जवाब दे लें। तो इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है, आइए हम देखते हैं। स्वदेशी के प्रोत्साहन हेतु, नागरिकों को तत्पर बनाने हेतु। आज जानते हैं कि हमारे देश में मेड इन चाइना पूरा प्रचलित है। कोई भी साबुन से लेके शैम्पू से लेके छोटा से छोटा चीज़ आज हम चाइना का यूज करते हैं, अमेरिका का यूज करते हैं। हमारे भारत में क्योंकि स्वदेशी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो चीज़ें बनती हैं, उसको गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको कोई सहायता नहीं मिलता है, जिसके वजह से जो स्वदेशी का प्रचार प्रसार है वो ठप पड़ गया है। तो अगर हम अपने देश की रक्षा चाहते हैं तो हमें अपने देश पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर हम दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेंगे सभी चीज़ों के लिए तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ पे निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। हम देश के लोगों को समझाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, और छोटे और जो मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्थापित किया जाए, जिससे जो अपने देश की वस्तुओं को हम अपने देश में ही बना सके और उसका यहाँ पे यूज कर सकें। तो इसमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। सेनाओं में व्यक्तियों के चयन हेतु, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सेना व्यवस्था है वो मजबूत हो, टिकाऊ हो, तो हमें अपने जो हमारी सेना है उसमें हम सेना को ट्रेनिंग अच्छे से दें,
पर्याप्त समय की ट्रेनिंग दे। जैसे आज जो अग्निवीर है क्या है, हमारी सेना व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक तरीका है। मतलब कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो जाएगा बॉर्डर पे लड़ने, तो वो कैसे उनको जवाब दे पाएगा, जबकि वहाँ जो उस देश के सैनिक रहेंगे उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई होगी। तो ये बोला जा रहा है कि जब हम सेवाओं का चयन करें तो उसमें हम निर्देशन को इम्प्लीमेंट करें, गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करें, जो सेना के योग्य है उसी को हम सेना में भर्ती करें, तभी हमारे देश की रक्षा हो पाएगी। अगर हम अयोग्य व्यक्ति को बॉर्डर पर भेज देंगे तो हमारा जो देश का सीमा है उसको जो हमारा पड़ोसी देश है वो हथिया सकता है। इसके बाद क्या है, देश के आंतरिक विघटनकारी तत्वों को नष्ट करने हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता है। हमारे देश के ही कुछ नागरिक होते हैं जो दूसरे देश के हित में कार्य करना चाहते हैं, तो उनको समझाना, अपने देश में राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना, जिससे कि हमारा देश की रक्षा पे हमारे देश के रक्षा पे कोई खतरा ना हो सके, इसमें भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि चीन और पाकिस्तान के रवैये क्या रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का रवैया ये रहा है कि वो सामने से तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे ऊपर वार करना चाहते हैं, हमारे भारत पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें अपने देश के नागरिकों को क्या करना होगा, राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना होगा, ताकि हमारे भारत का हर नागरिक अपने देश के लिए समर्पित हो। आतंकवाद का प्रसार और अराजकतावादी तत्वों को नष्ट करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। सेनाओं और प्रशासकीय सेवाओं में केवल योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों का ही चयन किया जाए। निर्देशन के द्वारा योग्य व्यक्तियों की खोज करके इन सेवाओं के प्रति आकर्षित करने का कार्य किया जा सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है या फिर जो सेना है उसमें योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को निर्देशन की मदद से भर्ती किया जाए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। टू डेवलपमेंट द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, इसमें छोटा सा है, देख लेते हैं। इस भावना के प्रसार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि राष्ट्र की वर्तमान प्रगति समस्त वर्गों, जातियों, धर्मों में व्यक्तियों के समन्वित योगदान का ही परिणाम है। साथ ही विभिन्न धर्मों से संबंधित महापुरुषों के योगदान का अध्ययन भी राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रसार में सहायक हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय एकता की भावना का यदि हमें विकास करना है तो भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसे पड़ती है, हमें सबसे पहले तो जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको ये बताना होगा कि आज आप आज़ाद भारत में अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं और उसके द्वारा आप एक अच्छा जीवन निर्वाहित कर रहे हैं। तो ये किसका परिणाम है, ये हमारे भारत में जितने भी वर्ग थे, जाति थी, जितने भी धर्म थे, उन्होंने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई की और लड़ाई कर कर अंग्रेजों को भगाया, तब जाके आज आप आज़ाद भारत में अच्छे से जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बताना होगा। और इसको बताने से क्या होगा, अगर वो लोग जानेंगे कि जब पास्ट जो हमारा था उस समय सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग साथ में एक साथ मिलकर खड़े रहे, तभी अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। तो आज के समय में भी यदि हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ यूनिटी में खड़े रहेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, तो जो दूसरा देश है या जो विघटनकारी तत्व है, जो अराजकतावादी तत्व है, वो हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे या हमारे देश को कहीं से भी कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ हमें हमारे देश के नागरिकों को निर्देशन के माध्यम से ये भी बताना होगा कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, किसी एक धर्म की पूरी देन नहीं है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के महापुरुष हुए और उन्होंने अपना देश को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं या जो बताई गई हैं परंपरा, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए और उनको पढ़कर हमें अपने देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए खड़ा होने की आवश्यकता होती है। तो ये सारा चीज़ निर्देशन के माध्यम से भारत के नागरिकों को बताया जा सकता है और जब भारत के नागरिकों को हम बताएंगे तो हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो प्रबल होगी। इसके बाद आज का शायद ये अंतिम बिंदु होगा, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, ये अंतिम बिंदु है। इसके बाद ये आपका नीड ऑफ गाइडेंस का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ये अंतिम बिंदु क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। कोई देश तभी खाली प्रगति नहीं कर सकता कि वो अपने राष्ट्र के प्रति ही खाली
यूनिटी हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी यूनिटी दिखानी होगी कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना होगा कि जो ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, एक परिवार है और जितने भी देश हैं ये हमारे परिवार के ही हिस्से हैं, उसी हिस्से में से हमारा भी एक देश है। तो हमें सभी देशों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता की भावना रखनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की आवश्यकता, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है कि आपको पता होगा, पहले कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझ लेंगे। भयंकर विनाशकारी परिणाम वाले 2 विश्व युद्ध हुए थे पहले। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 को हुआ था। तो 2 विश्व युद्ध कैसे हुए होंगे? 2 विश्व युद्ध तभी हुए होंगे जब आपस में देशों में समन्वय नहीं बना होगा, सामंजस्य नहीं बना होगा, कुछ विघटनकारी तत्व पैदा हुए होंगे, तभी तो ये विश्व युद्ध हुए होंगे। और इस युद्ध में जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा जान माल को हानि पहुंची थी। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा युद्ध न हो वैश्विक लेवल पे, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भावना को भी अपने देश में विकसित करना होगा और प्रत्येक के देश का ये दायित्व होगा कि वो अपने देश के नागरिकों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करे, दूसरों देशों के प्रति भी सकारात्मक भावना का विकास कर सकें। वर्तमान युग में समस्त राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर किसी न किसी रूप में परस्पर संबद्ध है। यानी कि आज जो हमारा देश है उसमें बॉर्डर तो जरूर बने हैं कि हमारे देश की सीमा ये है, आपके देश की सीमा ये है, लेकिन वहाँ तक हम सीमित नहीं हैं। हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। हमारा जो सोशल मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर है अमेरिका से रिलेटेड है, चीन के बहुत सारे वस्तुओं पे हम निर्भर रहते हैं, फ्रांस से भी हमारा संबंध है, रूस से भी हमारा संबंध है। तो ये जो अलग अलग देशों से हमारा संबंध है, अलग अलग देशों से ये जो हम निर्भर हैं, ये तभी हम निर्भर रह सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय भावना हमारे देश के नागरिकों में होगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विविध क्षेत्रों में प्रत्येक के राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में आश्रित है। मात्र एकाकी रहना अथवा स्वार्थपरायण होकर कोई भी राष्ट्र अपनी प्रगति की कल्पना नहीं कर सकता है। कोई भी देश चाहेगा कि नहीं, हमको तो बिल्कुल दूसरे देश से कोई मतलब ही नहीं है, हम अपने देश में ही सब कुछ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिसका नीड हमें दूसरे देशों से पूरा होता है, उसकी पूर्ति हम दूसरे देशों से करते हैं। तो ऐसे में हमें दूसरे देशों के साथ भी संबंध अच्छा रखने की ज़रूरत है, ताकि जब भी काम लगे, जब भी मुसीबत पड़े तो हम उनसे सहायता ले सकें, उन पे मुसीबत पड़े वो हमसे सहायता ले सके। तो इसके लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय भावना करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार समस्त विश्व को भावी संकटों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, पुस्तकों, प्रदर्शनियों तथा एक दूसरे के लिए किए जाने वाले योगदानों की जानकारी प्रदान करके इस उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि आप अपने देश के नागरिकों में कैसे इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भावना अपने देश के नागरिकों में पैदा कर सकते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आप कैसे कर पाइएगा? सोचिए, थोड़ा थिंकिंग कीजिए। अगर आप अपने देश के नागरिकों को बताइएगा कि जो आज हमारा सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर है वो हमें अमेरिका से मिला है, कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। तो आज अमेरिका इस फील्ड में हमारी मदद करता है, तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें कैसी अच्छी भावना होगी कि चलो वो देश हमारा मदद करता है तो हमें भी उसका मदद करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हमारे देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, जैसे हमारे देश पे चीन आक्रमण कर देता है, और चीन इतना आक्रमण कर देता है कि हमारा देश थोड़ा कमज़ोर हो जाता है इकोनॉमिक मामले में या किसी भी मामले में, और हमें अमेरिका सहायता कर देता है। अमेरिका हर तरीके से सहायता कर देता है, सेना देता है, पैसा देता है। तो जब हम अपने लोगों को बताएंगे कि अमेरिका ने हमारी इतनी सहायता की, तो अमेरिका के प्रति हम लोगों में सहानुभूति बढ़ जाएगी, भारत के लोगों में, कि वो देश हमारी मदद करता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे देश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, कई इंटरनेशनल लेवल पे पुस्तकें होती हैं, प्रदर्शनियां होती रहती हैं। तो उन सभी के बारे में और जो देश हमारे देश के लिए कुछ योगदान देते हैं, इन सभी की जानकारी हमें अपने देश के नागरिकों को प्रोवाइड कराना चाहिए निर्देशन के माध्यम से, और इन सभी जानकारी को देकर हम अपने देश के नागरिकों में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भावना को पनपा सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि G20 सम्मेलन के बारे में आपने सुना ही होगा।
ये मोदी गवर्नमेंट अभी इसको लीड कर रही है। इसमें टोटल 20 देश हैं, इसलिए इसको G20 सम्मेलन बोला जाता है। तो इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो वैश्विक लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको पहुंचाएंगे। जैसे हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको हम दूसरे देशों में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और जो दूसरे देश की संस्कृति या सभ्यता है वो लोग उसका प्रचार प्रसार हमारे देश में कर सकेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसका उद्देश्य था कि जैसे कि इसका सम्मेलन हम भारत के किसी जगह पे करते हैं, जैसे दिल्ली में करते हैं या आगरा में करते हैं, तो वहाँ का जो धरोहर होगा, वहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल होगा, उसका प्रचार वैश्विक स्तर पर जाएगा। जो 20 देश के लोग हमारे यहाँ आए रहेंगे वो जाकर बताएंगे कि इस सिटी का ये चीज़ अच्छा है, हमको भारत से ये चीज़ लेना चाहिए। और अगर भारत जब कहीं जाता है दूसरे देशों में, G20 का कोई सम्मेलन होता है, तो भारत को भी दूसरे देशों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से जो एक देश की सभ्यता, संस्कृति या संसाधन है, उसका प्रचार प्रसार दूसरे देशों में होगा, और इस प्रकार से सभी देशों का विकास हो पाएगा। तो यही G20 का उद्देश्य था। और G20 के माध्यम से आज क्या हो रहा है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को क्रिएट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भावना को हम भारत के नागरिकों में उसको क्रिएट कर पा रहे हैं, और जो दूसरे देश भी हैं वो भी अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय भावना को भारत के प्रति मतलब क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण है, मैंने डाल दिया है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी थे अभी जो राहुल गांधी थे वो आपका हाँ जो राहुल गांधी थे वो अभी एक लेक्चर जाके दिए थे, द पावर ऑफ ट्रूथ इंटरेक्शन एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो जाके एक लेक्चर दिए थे भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वहाँ पे। तो जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भारत जोड़ो यात्रा पे अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किए और उन्होंने द पावर ऑफ ट्रूथ के बारे में बताया, तो जो भारत की सभ्यता होगी, जो भारत की संस्कृति होगी, भारत में जिस प्रकार के मूवमेंट होते होंगे, उनका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, उस देश के जो निवासी थे, उनमें हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो छात्र थे, उसमें भारत के प्रति एक भावना का विकास हो पाया। तो इस प्रकार से कई कार्यक्रम को कराकर भी हम अंतर्राष्ट्रीय भावना को पैदा कर सकते हैं अपने देश के नागरिकों में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो राजनीति क्षेत्र में जहाँ जहाँ निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है वो आप समझ गए होंगे। पहला तो प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, देश की रक्षा करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय एकता के भावना के विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो राजनीति के क्षेत्र में इन 4 जगहों पे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF या असाइनमेंट कुछ प्राप्त कराए जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप इस पेपर के PDF को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर संपर्क करके आप पेमेंट करके इस PDF को ले सकते हैं।